आँख पे पट्टी रहे, अकल पे ताला रहे, हमारे साई वक्त का यूं ही मर्तबा आला रहे, हम ये होने नहीं देंगे। हम मजदूरों के अधिकार होते हैं और गुलामों के नहीं। भारत में जो मजदूर हैं वो गुलाम हैं, उनके अधिकार नहीं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेहतर जीवन की। कि हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। अगर गलती बाबर ने की तो जुम्मन का घर क्यों चले। इस नाजुक वक्त में जज्बात को मत छेड़िए। ये स्कूल नहीं बंद हो रही है, उन बच्चों के सपने मारे जा रहे, उम्मीद मारे जा रहे जो सरकारी स्कूलों के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। मंत्री मोदी अपने मन की बात सुनाते हैं, इस देश के 80% लोगों की मन की पीड़ा नहीं सुनते, उनकी पीड़ा नहीं सुनते, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं, वो उम्मीद और सपने रखते हैं जो हर पल मर रहे हैं। इरफान के घर की उन संकरी गलियों से हम आपको इरफान के घर तक ले चलते हैं, जिन गलियों से गुजरते हुए एलओपी राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए पहुंचे थे। आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से, देखिए बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड गलियां हैं जहां पर स्कूटी बाइक वगैरह भी मुश्किल से आती होगी, लेकिन देश की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा इन गलियों से गुजरते हुए उस युवा को, उस नौजवान को सुनने के लिए पहुँचता है जिसकी आवाज़ में दर्द था, जिसकी बात में दम था और जिसके सवालों में बहुत खुश था। और इसलिए शायद कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष भी मजबूर हो जाते हैं और उसको सुनने के लिए पहुंचते हैं। हम इन गलियों से होते हुए आपको इरफान के घर पर लेकर चलते हैं। क्या घर की किस तरीके की कंडीशन है, क्या कुछ घर के हालात है, परिवार वाले अब क्या कुछ सोचें, सब कुछ आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो आसपास के घर हैं वो ज़्यादा कुछ अच्छी बोलते कुछ ज़्यादा अच्छे हालात में नहीं है, लेकिन इन्हीं गलियों से इरफान निकले और अलग अलग आंदोलन में आपने उनको सुना होगा। लेकिन जिस तरीके से सीजेपी प्रदर्शन में वो जाते हैं और एक इसी आबादी की बात करते हैं, उस दर्द को बयां करते हैं, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से लेकर देश के तमाम जनता के दिल को छुआ। और शायद इसीलिए अब हर घर में इरफान आम हो चुके हैं और शायद इसीलिए न केवल देश में बल्कि विदेश तक उनको प्यार दिया जा रहा है। सब लोग इस समय इरफान की चर्चा कर रहे हैं, इरफान पर बात कर रहे हैं। एक आम सा चेहरा, आम सा व्यक्ति जो इन गलियों से निकला था आज खास बन गया है और सब लोग उसकी बात सुनने के लिए कहीं ना कहीं कान लगा करके उसकी बात सुनी जा रही है, उसकी बात की जा रही है। तो चलिए इरफान के घर की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से इस समय घर में माहौल है और इरफान इस समय किस तरीके से देश भर में जो उनको प्यार मिल रहा है उसको स्वीकार रहे हैं। उसी 2 मंजिला मकान में हम आके पहुंच गए हैं जो इरफान का घर है और इसी मकान में देश के राहुल गांधी नेता, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो आए यहाँ पर समय बिताया और इरफान से मुलाकात की। इरफान अपने घर लेकर चले और दिखाएं कैसा आपका घर है। देखिए पत्रकार आए हैं और अच्छा, सभी लोगों से बात चल रही है और ये राहुल जी यहाँ आए थे और मैं अपने अंदाज में जो कहता हूँ कि सरकार क्या चाहती है कि आँख पे पट्टी रहे, अकल पे ताला रहे, हमारे साई वक्त का यूं ही मर्तबा आला रहे, हम ये होने नहीं देंगे। हम लोग सोचा था राहुल गांधी आएंगे आपकी कुटिया में, हमने सुना था कि मेरी कुटिया में राम आए हैं और आपके घर पे राहुल गांधी आ गए। राहुल जी के ही लिए जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट हुआ था, मैं इन्होंने इनके साथ मैंने ये इनके हाथ में माइक था और मैं बोल रहा था, तो उस टाइम बहुत बड़े स्तर पे देश में वायरल हुआ था, लेकिन उस तरीके की चीज़ें नहीं हुई थी। राहुल को मैंने महसूस किया है बतौर एक भारतीय के नाते और एक मेहनत का आबादी के आने के नाते, क्योंकि इस देश की जो मेजॉरिटी है धर्म और जाति के नज़रिए से मत देखिए, जो आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन है, जो डेली खेत में खलिहानों में बाग बगीचे बागवानों में फैक्ट्री और कारखानों में सड़कों में निर्माणाधीन इमारतों में आपकी घर की और ऑफिस के बाहर जो गार्ड खड़ा है, प्यून है, जो आपके घरों में सफाई कर रहा है, बर्तन मांज रहा है, वो सब समेत असंगठित क्षेत्रों में जो काम कर रहा है, जिसके पास किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उस सब की जो पीड़ा राहुल गांधी समझने के लिए रात को 2 बजे निर्धन व्यक्ति के पास एम्स पहुंचते हैं, उस मरीज़ से पूछते हैं क्या पीड़ा, उसको महसूस करने की जो कोशिश करते हैं। मैं बह नहीं रहा राहुल गांधी की तरफ, जो मैंने देखा और इस देश ने देखा है, मेहनत का आबादी ने देखा है, और वो अलग अलग मजदूर बख्शे जाके मिलते हैं, उनकी पीड़ा को समझते हैं कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या असर है, कैसा घर बार चल रहा है। जब वो शख्स मेरे घर आया तो मैंने इस देश की बड़ी आबादी का दर्द रखा उनके सामने कि सर पूरे देश में एक न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग श्रमिक कानून है, अलग अलग न्यूनतम मजदूरी है। दिल्ली में जो
न्यूनतम मजदूरी वो तो ज़मीन पे मिलती भी नहीं है। महिलाओं को 6,000 8,000 रुपये मिलते हैं। मैं बार बार ये बात को कैमरे पे देख कहता हूँ। और सर जब आप आएंगे तो आप जो कानून लाएंगे, ये जो कानून लेके आए हैं अधिनियम 1948 को ख़त्म करके चाइल्ड लेबर कानून, वो मज़दूरों के हित में नहीं है। तो आप जब आएंगे तो ऐसे कानून लाइएगा जो ज़मीन पर नज़र आए। आप मुझसे वादा कीजिए, अगर आप हमारे वादा खिलाफ़ी करेंगे तो सर हम आपके खिलाफ़ भी असहमति दर्ज कराएंगे। ये बात आपने बोली। हाँ, और हम सड़कों पे आएंगे। तो उन्होंने कहा यही लोकतंत्र है, इसी को ही लोकतंत्र कहते हैं। तो वो एक बहुत महान और काबिल इंसान है। और उस बंदे ने क्या नहीं सहा, उसने विष पे आए, इसलिए क्योंकि वो गांधी परिवार में जन्मे हैं। वो प्रियंका के भाई हैं, सोनिया राजीव के बेटे हैं, इंदिरा गांधी परिवार में जन्मे हैं। उसके कारण उन्हें हिट किया। पूरी छल बल कपट मशीनरी प्रोपेगेंडा धन बल सब लगा दिया उनको बदनाम करने के लिए। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप एक जिम्मेदार पत्रकार है 4 PM की। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कहता हूँ, देश की जनता का भ्रम दूर कर दीजिए। आप तो अज्ञानी हैं, आप तो अनबायोलॉजिकल अवतारी हैं। आइए दिल्ली के जंतर मंतर पर दोनों बैठ जाते हैं और कुछ किताबी ज्ञान पे चर्चा कर लो, पूरे भारत को बता दीजिए। और आप तो हरा ही देंगे ना, आप तो अवतारी हैं। तो पता चल जाए, देश का ये भ्रम भी दूर हो जाए कि कौन कितना सक्षम है। वो बहुत पढ़ा लिखा काबिल और समझदार इंसान है। उसकी तारीफ में मैं फूल नहीं जड़ रहा, मैंने उसे देखा। हम नहीं बर्दाश्त करते। कल मुझे पता चला कुछ लोगों को मेरी कुछ शब्दों को लेकर पीड़ा हो गई, मैंने एकदम से माफ़ी मांगी। नहीं बर्दाश्त होता कि कोई किसी बात की नाराज़गी रखे। हम आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, संघर्ष से जुड़े हुए लोग हैं, तो विचारों में रहते हैं। कुछ बातें का प्रभाव हम पे ही पड़ता है, वो शब्दों में निकल जाता है। जब देखते हैं कि उस शब्दों से किसी को पीड़ा है तो पीछे हट के माफ़ी भी मांग लेते हैं। ये इंसानी जिम्मेदारी है, तो इनसे पीछे भी नहीं हटते। तो राहुल जी आए हैं तो यही सब बातें हुई। और 2014 के बाद क्या हो रहा है आप जानती ही हैं। तो इरफान, जब आप कह रहे हैं कि आपने एक मेहनत कश वर्ग का जो पीड़ा थी, जो दर्द थी, वो राहुल गांधी थे, तो क्या आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन सरकार जिसका दावा देश भर में किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं फेल हुई है उस वर्ग को देखने में, उस पर ध्यान देने में? आप जहाँ खड़ी हैं, ये देश का 80% हिस्सा खड़ा है। देश की मेहनत का आबादी खड़ी है। आप यहाँ पे हर दूसरे घर में देखिए क्या हालत है ज़िंदगी को जीने में। धक्का मारा जा रहा है, ऐसे चल रहे हैं लोग। हर कदम पे बेबसी है। मैं बार बार कहता हूँ, 2024 का डाटा है NCRB का, 1,70,746 लोगों की मौत हुई है। उनमें 31% दिहाड़ी मजदूर थे। इस सच्चाई से आप कैसे पीछे हट जाएंगे? और हम कैसे ना सवाल करें आपसे? हर दिन 467, हर मिनट 3 लोगों ने जान दी है। इस बेबसी और इस निराशा को कैसे दूर करिएगा? क्या बताइएगा अब इसको? विश्व के पटल पे इस तरह की तस्वीर भारत की पेश करना चाहते हैं। 13,13,000 से ज़्यादा महिलाएं 19, 20, 21 में देश में लापता हुई हैं। ये जिंदे आदमी तक कहाँ गए? आपने तो जंतर मंतर पे ऐसा कैमरा लगाया था कि चेहरे से उसकी पूरी कुंडली खुल जाती थी। तो ये लोग कहाँ गए? ये सब सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। पिछले 12 सालों में सरकार ने जो किया है, लोगों को भ्रमित किया है, लोगों को गुमराह किया है, जाति धर्म पे बांटा है, और सत्ता हित की जो किया है वो सत्ता हित के लिए और पूंजीपति मित्रों के हित के लिए, देश लोक हित के लिए नहीं किया, मजदूर किसानों के हित के लिए नहीं किया, नौजवानों के हित के लिए नहीं किया। इस देश की बड़ी मेहनत का आबादी के हित में कुछ नहीं किया। जो किया है अपनी सत्ता के हित में किया है। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के हितों के लिए होनी चाहिए, यही लोकतंत्र है। लेकिन जनता द्वारा चुनी हुई सरकार पूंजीपतियों के हित के लिए काम कर रही है, तो हम जैसे लोग सवाल करेंगे। आपका एक बयान बहुत वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा कि सिर्फ 2 समय की या 2 टाइम की रोटी ही जीवन नहीं होता, जो शायद बहुत सारे आबादी जो उस दर्द को महसूस करती है, उसने उसको महसूस किया और आपसे जुड़ पाए। उस बयान के पीछे आपका असली मकसद क्या था और क्या मैसेज आप देश को दे? मेरा कहने का मतलब है कि ये बार बार कहते हैं कि राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। इंसानी जीवन की अपनी एक पहचान है और अपने नियम और कायदे हैं। बतौर एक माँ चाहती कि मेरे बच्चे पढ़ें, बतौर एक बाप चाहता है मेरे बच्चे पढ़ें, और उनके आंखों में उम्मीद और सपने होते हैं। आप 5 किलो राशन दे के पल्ला झाड़ लें, आप 5 किलो राशन दे के पल्ला झाड़ लें, ये तो वही बात हो गई, सांस लेना ही विकास है। हम इस विकास को मानने से इनकार करते हैं। ज़िंदगी के अपने और कुछ नियम और कायदे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, उम्मीद, सपने सब जुड़े रहते हैं। बहन है, बेटी है, माँ है, बाप है, जिम्मेदारियां हैं, सबको करके ही खाना है। नीति निर्माता आप हैं। आप हमारी मेहनत का हक हमें नहीं दिला पा रहे।
किस तरीके का आर्थिक और सामाजिक शोषण है कि आज दिल्ली में 18,000 स्केल है और मिल 8,000 भी नहीं रही महिलाओं को। तो ये 10,000 रुपये का फिर कितना है, और राशन कितने का दे रहे हैं आप? 18,000 दिलवा दीजिए। आपने तो कानून बना रखा है, तो ज़मीन पे क्यों नहीं मिल रहा? या 4 लेबर कोड अभी बनाए थे और मनरेगा को बदल के सरकार ने कहा कि हम उस आबादी तक पहुंचे हैं जो असल में इन कानूनों से वंचित है और उसको हक, उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। हाँ, तो ये आप स्लम में खड़ी हैं और देश की राजधानी में खड़ी हैं। देश की राजधानी में इस तरीके का ये जो खुला अन्याय है, इसे देख लीजिए और देश के समक्ष सरकार को बताइए, और पूरे देश का क्या हाल होगा। हर राज्य में अलग न्यूनतम मजदूरी है। अधिनियम 1948 को ख़त्म करके ये 4 नए लेबर कोड लाए, उसी में से 29 कानून लेके इनमें जोड़ा है। लेकिन वो कहा कि ये मज़दूरों के हित के लिए है, लेकिन मज़दूरों का हित तो आज भी नहीं है। कि राहुल जी ने मुझे जब बताया कि मज़दूरों में और गुलाम में क्या फ़र्क है, तो मैं एक दफ़े को कंफ्यूज हो गया। थोड़ी ही सेकंड में मैं समझ गया कि मज़दूरों के अधिकार होते हैं और गुलामों के नहीं। भारत में जो मज़दूर हैं वो गुलाम हैं, उनके अधिकार नहीं, उनके अधिकारों को की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेहतर जीवन की। आप तो 5 किलो राशन दे के पल्ला झाड़ ले, भरपेट रोटी खाना ही जीवन नहीं है। जब हम मेहनत का आबादी से आते हैं और हमें इस तरह की खबर मिलती है कि भाई 93,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए, तो हमारी आत्मा झुक जाती है, हमारी आत्मा रोती है, हमें पीड़ा होती है। इसलिए क्योंकि ये स्कूल नहीं बंद हो रहे, ये उन बच्चों के सपने मारे जा रहे, उम्मीद मारे जा रहे, जो सरकारी स्कूलों के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। शिक्षा का निजीकरण आपको पता है, ये गरीबी और अमीरी की खाई को बढ़ा रहा है। 10वीं और 12वीं से पहले कितने बच्चे देश में शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से निकालिए, रिकॉर्ड निकालिए, कितने बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। वो सब बच्चे गुलाम बनाए जा रहे हैं, मज़दूर नहीं, क्योंकि मज़दूर के अधिकार होते हैं, गुलामों की कुछ नहीं। पूरी इधर अगल बगल में सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए काम करते हैं। पुरुषों को 12 से 14,000 ड्यूटी, 10 से 11 घंटा, कहीं कहीं ओवर टाइम भी लगाना पड़ता, वो भी नहीं मिलता, कहीं कहीं ज़बरदस्ती नाइट लगवा रहे हैं, कहीं कहीं चाहे छुट्टी है वो भी नहीं मिलती। मतलब जो चाहे जैसे मर्जी काम करवा रहा है। अब दुनिया में आया तो करना तो पड़ेगा ही, ये पेट है तो रोटी के लिए करना ही पड़ेगा। ये तो मजबूरी हो गई, इसे कहते हैं गुलामी, जहाँ आदमी की अपनी आज़ादी कोई मायने नहीं रखती। आपने जब ये तमाम बातें, राहुल गांधी, हमने देखा पहले से ये सारी बातें रख रहे हो और आपने अपने कई इंटरव्यूज़ में बातें रखी। जब राहुल गांधी से मिले, आपका असली मकसद क्या है? क्या आप इस व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, श्रमिकों का उसका अधिकार चाहते हैं? और आप जिस तरीके से सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए, जो कि एक एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट था, क्या आप चाहते हैं एक पूरा सिस्टमेटिक सुधार होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे फिर वो श्रमिकों का अधिकार हो? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँ, आपने कहा सीजीपी का प्रोटेस्ट। सबसे पहली बात तो उस प्रोटेस्ट को सीजीपी लीड कर रही थी, लेकिन वो प्रोटेस्ट सीजीपी का नहीं था। उसमें आयशा थी, एसएफआई थे, एआईएसएफ थी और तमाम छात्र एनएसयूआई थी और मजदूर किसान संगठन भी जुड़ गए थे। बहुत सारे लोग स्विगी जोमेटो कर रहे थे, उनका भी योगदान था। अपने स्तर पे आप जैसे जिंदा दिल पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकील, एक्टिविस्ट सब लगे हुए थे। सभी के योगदान से वो आंदोलन सफल हुआ। तो ये बार बार जब कहते हैं कि सीजीपी सीजीपी सीजीपी, तो इस तरीके की बातें नहीं है। बहुत सारे लोग डायरेक्टली जुड़े हुए थे, हंगर स्ट्राइक भी कर रहे थे, पोम कविता भी गा रहे थे। हम जैसे लोग भी दिन रात सड़कों पर पड़े हुए थे। एक मकसद था कि सरकार का ये अहंकार जो टूटे, जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफ़ा नहीं होता और ये कहते हैं कि एंटी नेशनल है, दहशतगर्दों की बी टीम है, इस तरीके की हिंसात्मक बात एक साफ सुथरे लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं। उनको ये बताना चाहते थे और वो झुके, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। ये सब चीज़ें थी। तो इस्तीफ़ा हो जाना, क्या आपको लगता है, अब इस्तीफ़े को लेकर भी सवाल हो रहे हैं, आपको लगता है इतना काफ़ी है या और सरकार से जो है मांगे होनी चाहिए और एक सिस्टमेटिक सुधार? 2014 के पास जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा है, 2014 के बाद जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा है, ये सत्ता हित में है, लोक हित में नहीं है। इसमें आदम गोंडी बहुत अच्छी तरह कहते हैं कि हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। अगर गलती बाबर ने की तो जुम्मन का घर क्यों चले। इस नाजुक वक्त में जज्बात को मत छेड़िए। तो ये जज्बात को छेड़ने वाली लोगों के फूट करो राज करो वाली नीति के साथ लोगों के बीच में ऐसी सरकार काम करती है। हम अपनी असहमति और इस वैचारिक मतभेद को दुनिया के सामने रखते हैं, सरकार के सामने रखते हैं। राहुल गांधी यहाँ पर है, एक सवाल आपसे ले लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा आपका घर दिखाऊंगी। क्या आप चाहते हैं या आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी किसी के घर में इस तरीके से आ सकते हैं और उसकी मन की बात सुन सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी अपने मन की बात सुनाते हैं। इस देश के 80% लोगों की मन की पीड़ा नहीं सुनते।
उनकी पीड़ा नहीं सुनते, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं, वो उम्मीद और सपने रखते हैं जो हर पल मर रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को बार बार सुना है कि वो अपने मन की बता रहे हैं, अपनी मन की बता रहे हैं। अरे इस देश की बड़ी आबादी की मन की पीड़ा समझो, हम बार बार कह रहे हैं और कहते रहेंगे। उन सभी पवित्र आत्माएं, उन संविधान सभा के उन्हीं सभी लोगों का हम बार बार आभार प्रकट करते हैं कि पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति को सरकार के समक्ष अपनी बात रखने का मौका देते हैं। ऐसे संविधान को जो अनेकता में भी एकता रखता है, बार बार नमन करते हैं, सर झुका के नमन करते हैं। आप काफ़ी भावुक हो गए हैं, इसके पीछे क्या वजह है कि एक सरकार है जो 12 साल से सत्ता में बैठी है, जो वादे तो बहुत कुछ करती है, बताती तो बहुत कुछ है, लेकिन असल में सुन नहीं रही, अपने मन की बात कर रही, या अपने उस दर्द को, उस पीड़ा को अपनी आंखों से बहुत नज़दीक से देखा है, इसलिए आप भावुक। अरे आप देखा नहीं है, हम जीते हैं उसे। देखना क्या होता है, ये सिनेमा थोड़ी ना है, हम जीते हैं उसमें। हमने आप जहाँ खड़े हैं, हमने बेकफन लोग देखे हैं यहाँ, समझ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे खड़ा होकर जब हम भारत के भविष्य को देखते तो हम चाहते हैं कि शोषण मुक्त भारत हो, करप्शन मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, एक साफ़ सुथरा भारत हो जहाँ धर्म और जाति का क्लेश ना हो, आदमी आदमी से घृणा ना करे। हम इस तरीके की भारत की पैरवी करते हैं जो अंबेडकर की सोच का भारत हो, गांधी की सोच का भारत हो, भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खां की सोच का भारत हो। उस भारत की उस सोच की पैरवी करते हैं, उस सोच के लिए। आप चाहते हैं पीएम मोदी आपके घर पे आए, आपको सुने, जिस तरह राहुल गांधी आए? मुझे राजदीप सर देसाई कह रहे थे कि पीएम मोदी आपसे मिलेंगे, तो आप मिलेंगे। इतने बड़े पत्रकार हैं देश के, आप भी जानते हैं, पत्रकार की दुनिया से जुड़े हुए हैं, इतनी बड़ी हस्ती कह रहे हैं तो कोई वजह ही हो। मैंने हाँ क्यों नहीं, हमारे वैचारिक मतभेद है, आप भी देश का हित चाहते हैं और हम भी। फ़र्क ये है कि आपकी सोच में पूंजीपति लोगों का हित है और हमारी सोच में देश की मेहनत का आबादी का हित है। दोनों मिल के आते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं और देश को बेहतर। अगर वो मिलते हैं तो आप सारे सवाल कर पाएंगे जिस तरीके से आप तमाम मुद्दे अभी उठा रहे हैं? हम किसी नेता के दरबार से निकले हुए लोग नहीं, हम सड़क से निकले हुए, संघर्ष की कोख से जन्मे हुए लोग हैं। राहुल गांधी आए, हमने अपने तरीके से, हम अपने लहजे से बात करी। मोदी जी आए या उनसे मिलने का मौका मिलेंगे तो हम इसी लहजे में बात करेंगे, देश की बड़ी आबादी के लहजे में, बड़ी आबादी की पीड़ा को दर्शाएंगे। हमारा बात करने का तरीका है, हमें 5-7 साल से तो आप जानती हैं, 5-7 साल से आप ही जान रही हैं, हमने हमेशा फ्रंट लाइन पे पुलिस का सामना किया है। हम वो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और बिना किसी पार्टी और संगठन के हमने पुलिस के ठीक सामने खड़ा होकर ये कहा है कि तानाशाही नहीं चलेगी। तो देखिए, जैसे मैंने कहा शुरू में भी, हम बहुत समय से इरफान को जानते हैं, कई बार बात की है, लेकिन इस बार जो बात इरफान के मुंह से निकली है वो शायद सत्ता के गलियारों तक पहुंची है और देश की दूसरी बड़ी आवाज़ आप कह सकते हैं। और देखिए, पूरा उनका घर है, मैं आपको पहले एक बार दिखा सकती हूँ क्योंकि बात करने में हम दिखा नहीं पाए। यही वो बेड है, यही वो बिस्तर है जिस पर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आकर के बैठे थे। इरफान से मुलाकात की, परिवार की बात की, परिवार से अपनी सारी बातें साझा की। यहीं पर वो बैठे हुए थे और इसी कमरे में आप सोचिए, देश के एक बड़े परिवार का बेटा, और वो इतना साधारण कि खुद उसने ये सोचा कि आखिरकार एक देश का युवा है जो इतनी बड़ी पीड़ा बता रहा है, उसके मन में क्या है। जहाँ देश के प्रधानमंत्री मोदी अपने मन की बात करते हैं, उन्होंने ये सोचा कि इस युवा की बात सुनी जाए, इसके मन में क्या कुछ चल रहा है। और इतना सारा ज्ञान, संविधान की इतनी ज़्यादा पहचान, संविधान की इतनी ज़्यादा नॉलेज अगर इसके पास है, जो कभी स्कूल नहीं गया, कोई बेहतर उसने पढ़ाई नहीं करी, और अगर उसके ऐसे विचार हो तो उन विचारों को सुना जाए। और यहीं पर बैठ कर के आपके विचार सुने थे। कभी सोचा था राहुल गांधी, मतलब पहले से बता दिया गया था आपको, क्या आपको यकीन आया था कि राहुल गांधी आपके इस कमरे में बैठे हुए? नहीं, देखिए, आपका और हमारा रिश्ता बहुत पुराना है और 3 लोग हमेशा एक जगह रहते हैं, प्रदर्शनकारी, पुलिस और पत्रकार। तो हम तीनों ने एक जगह साथ बहुत समय गुजारा। हमने अपनी बात रखने का मकसद सिर्फ जनता तक अपनी बात पहुंचाने का। अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि राहुल गांधी मिलेंगे, कोई राजनेता मिलेंगे, या इमरान प्रतापगढ़ी मिलेंगे, या मोहित राय मिलेंगी, या मैं इंडिया टुडे के स्टूडियो में जाना है, TV9 के, मतलब NDTV के, ऐसी कोई कल्पना नहीं थी। और हर जगह गए, और कल तो 10-10 पत्रकार आपने देखा होगा, लगातार 10-10 पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। सवालों से भागते नहीं हम।
हमने सड़कों से जन्म लिया है, हम आपके सवालों से भागेंगे नहीं। जब राहुल गांधी यहाँ बैठे तो इस देश की बड़ी आबादी की पीड़ा को रखा उनके सामने, और राहुल गांधी ने पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप देश के बड़ी आबादी का दर्द समझें और जब सत्ता में आए तो कुछ बेहतर करें। और मुझे नहीं लगा कि राहुल गांधी कोई बड़े परिवार से हैं। राहुल गांधी ने साधारण तौर पर आके लोगों से कहा, अरे आओ ना यार, इस तरीके से आओ, आइए मिलते हैं। बच्चों से खेल रहे थे, और आपने वीडियो में भी देखा होगा, बूढ़ी अम्मा से भी मिले थे। सकरी सी गली है, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल में लोगों के प्रति एक अपनापन होता है, और इस ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अपनापन महसूस। जो अलग अलग मतलब जो संघ परिवार से प्रभावित हैं और उनसे जुड़े हुए हैं, वो भी कहते थे जब राहुल आए, यार हमें नहीं पता इतना साधारण व्यक्ति है। वो लोग उनके मन में भी विचार बदले, उनके मन में भी कि यार हमें नहीं पता इतना साधारण व्यक्ति है, जिस तरीके से वो लोगों से मिले। एक मिसाल राहुल गांधी ने पेश की, और ये शायद इनके अल्फाजों का ही पावर थी, शक्ति थी कि एक युवा के शब्दों ने देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दिल पर इतना ज़्यादा असर किया कि वो मजबूर हो गए कि उनके दर पर उनसे मिलने के लिए आ गए, इनसे बातचीत की, इनको सुना, और ये परिवार का हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आगे का क्या लग रहा है, क्या कुछ सोचा है, क्या इसको और अपने किसी और अच्छे तरीके से, इस तरीके से जनता की आवाज़ उठानी, अब मन में क्या चल रहा है, इसके आगे क्या सोच रहे हो आप? इसके आगे देखिए, लड़ाइयाँ हमेशा जारी रहती हैं इस देश की मेहनत कश आबादी के लिए, बड़ी आबादी, मजदूर, किसान, नौजवानों के लिए। जिस तरीके से पिछले 15 सालों से सड़कों पे लाठियाँ, डिटेन और मतलब हर तरीके से खून पसीना एक कर रहे थे। एक भारत और खुशहाल और एकता वाला भारत, अनेकता वाला भारत, उस भारत के गांधी और अंबेडकर की सोच वाले भारत के लिए लड़ते रहेंगे। जितना होगा उतना करते रहेंगे, और जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक करेंगे। अब नहीं तो कब, और हम नहीं तो कौन, इस नीति और नज़रिए के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या राजनीति में आने का भी इरादा है? ऐसा अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की सोच से प्रभावित है। राहुल गांधी की सोच से प्रभावित है, और इसीलिए इस प्रभाव ने कहीं ना कहीं इनको मजबूर किया कि वो देश की व्यथा, उस 80% आबादी के दर्द को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रखे, देश की जनता के सामने रखे। इन्होंने वो बात रखी, राहुल गांधी ने सुनी, और आज आप और हम दोनों देख रहे हैं कि कैसे इरफान की ज़िंदगी पूरी तरीके से 180 डिग्री टर्न कर लेती है, और किस तरीके से आज न केवल देश में बल्कि दुनिया में उनको पहचाना जा रहा है। दुनिया भर से उन्हें प्यार मिल रहा है, दुनिया भर से पहचान मिल रही है, लेकिन अभी भी वही सरलता, वही साधारणता, वही आप कह सकते हैं कि उसी अंदाज में अभी भी सवाल कर रहे हैं, और कह रहे हैं अगर पीएम मोदी भी उनसे मिलते हैं तो उसी अंदाज में सवाल पूछे जाएंगे और आबादी का दर्द बताया जाएगा, जिसको पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है, किनारे पे उसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दिया गया है, और जिस पर बात करने के लिए देश की सरकार राज़ी नहीं है। आपको ये सारी इरफान से हमारी बातचीत किस तरीके से आपको अच्छी लगी, क्या कुछ इरफान के विचारों को लेकर के सोचते हैं? हमने इरफान के घर परिवार आपको दिखाने की कोशिश की। इस तमाम इंटरव्यू को एक बारे में आपकी क्या कुछ राय, अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।